अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी खत्म करने के लिए दोहा में मुज़ाकरात। क्या कतर की मुसालती कोशिश की बदौलत सरहद पार होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है? फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की शरंगेजियों से खित्ते को महफूज बनाने के लिए चीन क्या किरदार अदा कर सकता है और क्या ट्रंप 8वीं जंग रोक पाएंगे? क्या काबुल हुकूमत का अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पर कंट्रोल है या अफगान तालिबान के मुखालिफ धड़ों को भी शराकत इक़्तिदार लाने की जरूरत है? मौलाना फजल रहमान अफगान तालिबान को समझाने में नाकाम रहे। ऐसे में बानी पीटीआई पेरोल पर रहाई मांग रहे हैं कि वो अफगान क़यादत को क़याम अमन पर आमादा कर पाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात और मौलाना फजल रहमान का कारकुनान को इस्लामाबाद मार्च का पैगाम। आने वाले महीनों में क्या होने जा रहा है? पंजाब काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी खत्म करने के सिलसिले में आज कतर की सालसी में दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक मुज़ाकरात में अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब अफगान वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम शरीक होंगे। जबकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कतर की जानिब से सालसी की पेशकश की बात की थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंग बंदी का वक्त आज शाम 6 बजे खत्म हो गया। फ्रीकैन के दरमियान सीज फायर 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे हुई थी, जिसकी दरख्वास्त काबुल हुकूमत की तरफ से की गई थी। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म की सदारत में सलामती से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला ने भी शिरकत की, जिसकी जुमेरात को काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की खराबी का जिम्मेदार भारत को करार देते हुए कहा कि यह सब इंडिया की शय पर हो रहा है। पाकिस्तान जंगबंदी के दौरान जायज शराइत पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। बॉल अब काबुल के कोर्ट में है। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। बहादुर हमारी अफवाज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त की, हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी पर बरादर और दोस्त ममालिक में भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है, जबकि चीन ने कहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी लाने के लिए बीजिंग तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। उधर शर्मुल शेख से वापसी पर सदर ट्रंप ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो इस मामले को देखेंगे, और इस हवाले से हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक टॉक शो में कहा था कि सदर ट्रंप अमन के दाई हैं, उन्होंने जंगें बंद करवाई हैं। अगर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग भी बंद करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है कि एक अमन हो। हम बिल्कुल नहीं लड़ाई जो है करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पे मुसल्लत की जाती है तो उसका जवाब देना हमारा हक बनता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्होंने जंगें बंद कराई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जंगें करवाई होंगी। ये पहला प्रेसिडेंट है जिसने जंगें बंद करवाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम उनके दाई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, और एविडेंस जो है वो सारी दुनिया देख रही है कि हम जो है उसको ब्रोकर कर रहे हैं, उसमें सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर वो यहाँ भी करना चाहते हैं, इज मोस्ट वेलकम। उधर कतर के न्यूज़ चैनल अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाक अफगान कशीदगी पर आने वाले दिनों में मजीद सफारतकारी का इम्कान है, जिसकी क़यादत ऐसे मुल्क करेंगे जिनके अफगान तालिबान और पाकिस्तान दोनों के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। इनमें खलीजी ममालिक और चीन नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर कशीदगी की इब्तदा 10 अक्टूबर के एयर स्ट्राइक से हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने फितनतुल ख्वारिज के सरबराह को काबुल में निशाना बनाया, और इसकी वजह से भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयाँ थीं, जिसके सबूत पाकिस्तान ने 12 अफगान हुकूमत को फ्राहम किए। लेकिन इसके बावजूद यह हमला नहीं रुका, जिस पर पाकिस्तान को अपने शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। इसके बाद 11 और 12 अक्टूबर की रात अफगान तालिबान और फितनतुल हिंदुस्तान के खवारिज ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया, जिसमें 200 से जायद अफगान तालिबान और दहशतगर्द मारे गए और 21 से जायद अफगान चौकियों का कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेज ने संभाल लिया। इस कार्रवाई में हमारे 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हुए थे। इसके बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां जारी रहीं और 13 और 15 अक्टूबर के दरमियान
नोशकी, चमन, जोब और कुरम में हमले हुए और पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज ने उन्हें 1 इंच भी पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया और उनका हर हमला पसपा कर दिया। और इन हमलों में 50 अफगान तालिबान दहशतगर्द मारे गए जबकि मुतादिद जख्मी हुए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी रहीं और गुज़श्ता 4 रोज के दौरान 94 खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। जबकि आज मीर अली में भी सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन खुदकुश हमलावर अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हुआ और हमारे बहादुर जवानों ने खुदकुश हमलावर समेत 4 खारजियों को मौत के घाट उतारा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें एक ऐसे वक्त में शुरू हुई जब इसी साल 25 जुलाई को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के दौरा काबुल के बाद दोनों मुल्कों में मुस्बत पेशरफ्त देखने में आई थी। इस हवाले से चीन ने भी इस्लामाबाद और काबुल को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया था और इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहा और सरहद पार दहशतगर्दी भी हुई थी। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद में कायम थिंक टैंक के मुताबिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अफगान तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स ने शिरकत की थी, लेकिन मॉस्को मीटिंग के बाद अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत का दौरा करते और धमकियां देते रहे, जिसके बाद अचानक पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर हालात खराब होना शुरू हो गए और अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज ने तवातर से हमले करने शुरू कर दिए। जबकि तोरखम और चमन में तजारती सरगर्मियां भी 6 रोज से बंद रहीं, जिसके वजह से ताजर परेशान है। उधर बानी पीटीआई ने एक्स पर पैगाम में एक बार फिर मुतालबा किया है कि उन्हें पेरोल पर रिहा किया जाए ताकि अफगानिस्तान से तनाज़ात के हल और क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इस हवाले से उनकी हमशीरा ने भी अपने भाई की पेरोल पर रिहाई का मुतालबा किया था। ये पॉलिटिशियंस का काम है, इसमें पढ़ें। अगर मुझे वो कहते हैं पेरोल पे निकालें, मैं आपके लिए इस चीज़ को सेटल करता हूँ अफ़गानिस्तान के साथ कि मैं अफ़गानिस्तान का ये मामला सेटल करूँगा अमन के लिए। मेरा ख्याल है कि इनको सोचना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में के हालात ऐसे हो गए हैं कि 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं और पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के जा चुकी हैं। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बल्कि जो सरमाया वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए अमन की ज़रूरत है और अमन सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आता है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। बानी पीटीआई ने 9 मई, 26 नवंबर आज़ाद कश्मीर और मुरीद के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया था, लेकिन क्या अफगानिस्तान के मामले पर उन्हें पेरोल पर रिहा किया जा सकता है? और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी खिदमात पेश की हैं। हालांकि जनवरी 24 में उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया था, जिसके बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान गलत फहमियां दूर नहीं हो सकी थी। आगे बढ़ते हैं और कौमी सियासत की बात करते हैं, जिसमें सुहेल खान अफरीदी ने 15 अक्टूबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठाया। इससे पहले अली मीन गंडापुर के 8 अक्टूबर के टाइप शुदा और इसके बाद तहरीरी इस्तीफे पर भी यह मामला लटक गया था और बाद में गवर्नर ने दस्तखत पर एतराज भी कर दिए थे, लेकिन इस वक्त तक सुहेल अफरीदी कायदे ऐवान मुंतखब हो चुके थे और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर को उनसे हल्फ लेना पड़ा। इसके बाद जब वो सीएम ऑफिस आए तो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे की जगह पार्टी का झंडा और कायद-ए-आज़म की तस्वीर की जगह इमरान खान की तस्वीर की निशानदेही ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर की थी, जिस पर पीटीआई को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात भी ना हो सकी। इस मौका पर उनका कहना था कि वो आयन और कानून के दायरे में रहकर बानी पीटीआई को रिहा करवाएंगे और कारकुनान को मायूस नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में मरकजी हुकूमत और उन लोगों को जो मुलाकात रोक रहे हैं उनको ये एहसास करना चाहिए कि सुबह का वज़ीर आला हम एक पॉलिटिकल फोर्स है, इंशाअल्लाह ताला आइन और कानून में रहकर अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को रिहा करवाएं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बानी से मुलाकात ना होने के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। अब देखें वो अपने कायद से मिलने में कब कामयाब होते हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को ओहदा संभालने पर गुज़श्ता रोज फोन पर मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क की मुफाद में वफाक नए वज़ीर आला के साथ मिलकर चलने को तैयार है। सियासी उफ़ुक़ पर एक और मामला हुकूमती इत्तेहादियों के बीच ना खत्म होने वाले इख्तलाफात है, जिसकी इब्तदा बिलावल भुट्टो की सैलाब ज़दगान के लिए आलमी बरादरी से राबता और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड के जरिए इमदादी रकूम तकसीम करने की तजवीज़ पर हुआ था, जिसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से उंगलियां तोड़ देने जैसे सख्त बयानात सामने आए थे। दोनों जमातों के नौजवान क़यादत के दरमियान ये लफ्जी गोलाबारी इतनी बड़ी
कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से दरख्वास्त की थी कि वो इस मामले को ख़त्म करें और अपना किरदार अदा करें, जबकि 9 अक्टूबर को सदर आसिफ अली जरदारी और लीगी रहनुमाओं के दरमियान नवाब शाह में मुलाकात हुई, जिसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुखालिफाना बयानबाजी रोकने पर इत्तिफाक हुआ। इसके अलावा बिलावल हाउस की सिक्योरिटी का मामला भी है, इस पर भी दोनों जमातों ने अहम रहनुमाओं के दरमियान गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई थी, जिसके बाद बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। आखिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में क्या चल रहा है, दोनों के दरमियान बढ़ती दूरियों की वजह क्या है और क्या पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद को खुदा हाफिज करने का सोच भी सकती है? उधर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा था, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है, कारकुनान इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हो जाएं। इस्लामाबाद मंजिलगाह का इंतजार कर रहा है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। अवाम की नुमाइंदा जमहूरियत हम उसके कायल हैं। इस सूबे के इलेक्शन में चोरी हुई, पार्लियामेंट में हुई। हमने न सूबे की चोरी को तस्लीम किया, न हमने विफाक की चोरी को तस्लीम किया, न हमने 2018 की चोरी को तस्लीम किया, न हमने 2024 की चोरी को तस्लीम किया, और लड़ते रहेंगे यहां तक कि पाकिस्तान के अवाम को उसके वोट का हक वापस न दिला। मौलाना को इस्लामाबाद मार्च से क्या सियासी फायदा होता है, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन सरे दस्त तहरीक इंसाफ मौलाना के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। और इस हवाले से असद कैसर का हालिया बयान काफी अहम है, जिसमें उनका कहना था कि वो मौलाना से सख्त मायूस हुए हैं। अमन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में हम APC बुलाए, इसमें हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएंगे, और ये अमन अमान मसला सिर्फ एक पार्टी का नहीं है या हुकूमत का नहीं है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सीज फायर को जो है ना एक्सटेंड होना चाहिए, और उम्मीद रखते हैं कि एक्सटेंड होगा। अपने बरादर इस्लामी मुल्क सऊदिया गवर्नमेंट से जो है ना उम्मीद रखता हूँ कि वो इसमें अपना रोल प्ले करेंगे कि दो इस्लामी बरादर ममालिक के अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई इश्यूज है, तो वो आके टेबल पे हल करे। मुझे मायूसी हुई है, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब के साथ हमारे मेरा खुद बहुत दिलीनी रिश्ता ताल्लुक है, रहेगा, क्योंकि हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं, जो सुबह ही हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएंगे। TLP की बात करें तो पंजाब काबीना ने उन पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है और समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी गई है। इस हवाले से अज़मा बुखारी का कहना था कि पंजाब में हालात खराब करने की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है, और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। किसी भी एक बात के ऊपर जो है वो बहाना बनाकर मुल्क को पैरालाइज करना, मुल्क को बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। TLP पर 2021 में भी पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन चंद महीने बाद ये पाबंदी उठा ली गई थी। इस बार अगर वफाक और हुकूमत ये पाबंदी लगाते हैं तो ये कितनी मौसर होगी। इसी हवाले से बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी सोहेल अफरीदी साहब का भी ट्वीट आया, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने ज़राअत के हवाले से, अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग पर बुलाया था, लेकिन वो शिरकत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है, और जब तक इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन नहीं लेंगे वो किसी ऐसी मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। शेख साहब तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरे कल भी एक दोस्त के साथ एक टॉक शो पे बैठा था, तो मैंने बता दिया था उनको कि देखें, अगर आप एक छोटा सा राइट जो है वो 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को देने को तैयार नहीं है, और वो क्या है कि उसको अगर वोट मिला है, वो अगर MPA बना है, वो आज चीफ मिनिस्टर है, तो इमरान खान का मैंडेट है। अगर उसने 4.5 करोड़ लोगों के लिए पॉलिसी बनानी है, डिस्कशन करनी है, कैबिनेट कंप्लीट करनी है, तो ही नीड्स टू सी हिज लीडर। अगर आप उसको वो देने को तैयार नहीं है, तो उसने आपके साथ किस लिए बैठना है और क्यों बैठना है? आपने खत लिख दिया है, आप क्योंकि 47 की हुकूमत है और आप वहां बैठे हैं, तो आपने खत लिख दिया तो आपको मिलने आ जाएगा। नहीं, ये क्लैरिटी पार्टी ने भी कर दी है और उसने भी कर दी है। चीफ मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा किया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल होल पार्टी सपोर्ट्स है। अच्छा शेख साहब, आपका तो बहुत अच्छा खासा वसी तजर्बा है और बहुत अच्छे से आप मारूजी हालात को भी समझते हैं। क्या डिफरेंस होगा गंडापुर साहब ने जो परफॉर्म किया या जिस तरह वो लेके चले पार्टी को, और अब सोहेल अफरीदी, क्या डिफरेंस बेसिकली मिसिंग था जो अफरीदी साहब पूरा करेंगे अब आपकी दानिश में? सर मैं मिसिंग की तो कोई बात नहीं करता। खान साहब ने परसों भी जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अली अमीन के हवाले से तारीफ की।
और अब इस वक्त एक ही पार्टी के दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ करना इट्स नॉट जो है वो कोई वो बात नहीं है। जो नौजवान हमारे भाई हैं जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी साहब, ही वाज अ टीम मेंबर जो खान साहब की हुकूमत थी पिछली, उसमें चीफ मिनिस्टर अली अमीन के साथ उनके मिनिस्टर थे। और जो कैबिनेट होती है वो चीफ मिनिस्टर के बाजू होते हैं। मैं नहीं समझता कि इस किस्म के कंपैरिजन जो कल से हमसे मीडिया पूछ रहा है, वो भी खान का सिपाही था, ये भी खान का सिपाही है, दे आर टू डिफरेंट पीपल, दे विल हैव डिफरेंट अप्रोचेस। और वो जो भी करेंगे, जब करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ऑब्वियसली उनके ऊपर एक बहुत बड़ी उनसे लोगों की तवक्कुआत हैं, खान साहब की बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं ऑपरेशन के हवाले से, और पार्टी की तवक्कुआत हैं खान की रिहाई के हवाले से। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने तुसी टुरन तो दो, चलन तो दो, लेट हिम बी इन हिज ऑफिस, लेट हिम स्टार्ट वर्क एंड विल ऑल फाइंड आउट। खान ने अगर उसका फैसला किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अच्छा, दूसरा जो बानी पीटीआई की जानिब से पे रोल की बात हुई कि अफगान पॉलिसी के हवाले से वो उन्हें रिहाई दें ताकि वो इस पर गाइड भी कर सकें, डिस्कशन भी कर सकें, एग्जैक्टली इस पर क्या टेक है आपका? उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में ये बात की है। वो ये समझते हैं कि इस फसाई हुकूमत से, इस 47 की हुकूमत से चीज़ें हैंडल नहीं हो रही। ये हमारी फौज को भी झोंक रहे हैं, वहाँ पे एक कोलेटरल डैमेज के नाम पे इंसर्जेंसी बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनके पास पॉलिसी नहीं है। दूसरे मुल्क की हुकूमतें इनको लिफ्ट नहीं कराती हैं। वहाँ सागदार गया भी सही तो करके कुछ आया, यहाँ आके कुछ बताया। हमने एक जरगा तैयार किया था, अली अमीन ने खान साहब के हुक्म पे, उसको आपने जाने नहीं दिया। खान साहब ने कहा कि मैं महमूद खान अचकजई को कहूँगा वो लेके चला जाए, उसको आपने जाने नहीं दिया। तो हम तो ये आउट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ये ऑफर कर रहे हैं, वरना पैरोल के लिए तो जब ऑफरें आती थी खान खुद बाहर आ जाता अगर खान को इतना शौक होता था। खान ने तो एक मुल्क की मुफाद में एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन के लिए वो ऑफर किया है। अगर नहीं कोई करना चाहता तो ना करे, सो बी इट। अच्छा, दूसरा शेख साहब, अगर हम बात करें तो 200 से ज़ायद दफ़ा जो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग हैं जो मिलिट्रीज़ की आपस में होती हैं 200 टाइम्स वो हो चुकी हैं। जो ही टीटीपी मूव करती है ना तो 2021 से ये फिर बॉर्डर फ्लैग मीटिंग होती है। अच्छा, जेसीसी उन्होंने बनाई थी, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, 10 दफ़ा उसकी मीटिंग हो चुकी है। मेरे तो ये सवाल तो तुसी यानी सारी स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हो कि जो मैं को खुदा ना खास्ता वो स्ट्रेटजियां दे वो या को मैं को फौजी माहिर हां जेहदे कोल पूछ रहे हो। मेरे तो सियासी गल पूछो तुसी, मेरे तो ये बॉर्डर दियां फ्लैग मीटिंगां की पूछ रहे हो मेरे तो। मैं शेख साहब पूछना ये चाह रहा हूं कि अफगान पॉलिसी में जब इतना कुछ हो चुका और 800 से ज्यादा दफा हम उन्हें प्रोटेस्ट कर चुके डिप्लोमेटिकली, और क्या हल फिर बचता है? वो जमीन सरजमीन बंदी नहीं हो रही, उसमें कतर पड़ गया, उसमें सऊदी अरेबिया पड़ गया। जी, आपकी बात दुरुस्त है सियासी वाली, कि लेकिन फिर भी अब खान साहब कहते हैं कि पे रोल पे रिहाई, तो उनका तो स्टांस क्लियर है ना अफगान पॉलिसी को लेकर। तो यही मैं आपसे गाइडलाइन ले रहा हूं कि एग्जैक्टली उसमें फिर क्या और आप गाइड कर सकते हैं मजीद। देखें, खान साहब यही कहते हैं कि अमन को एक चांस देना चाहिए, और अमन को चांस वो उन्हीं लोगों के कहने पे देते हैं तमाम पार्टियां जो उनका एहतराम करते हैं। खान साहब 12 कह चुके हैं फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। पाकिस्तान का फौजी भी खान का एहतराम करता है। आप देख लें कि जितने कैंट्स थे उनमें जो वोट पड़े हैं उसमें ज़्यादा वोट जो है वो खान साहब के उनको पड़े हैं। जो एक फौजी नीचे है वो खान को मानता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर वो जो जिरगा हमने बनाया था वो उनके फेमिलियर टाइज की वजह से बनाया था। हम ये समझते हैं कि अगर हमारे लोग को बात करेंगे, जो कि ऑब्वियसली ये फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है, इसीलिए हमने उनको एसओपी भेजे थे, तो वो लोग बात सुनेंगे। गिव देम, मतलब गिव पीस अ चांस, दैट्स ऑल। उस तो बाद अगर कोई इस मुल्क की सलामती के खिलाफ जाता है तो वो जो हमारे मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जो इस मुल्क की फौज और उसके सिपाही का दुश्मन है वो भी हमारा दुश्मन है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। खान तो इसको ओन करता है इस चीज को। इसको गलत रंग दे के नून लीग पेश करने की कोशिश कर रही है। आपका क्या ख्याल है? अगर मेरे बच्चे मरेंगे पाकिस्तान के अंदर तो जो मारेगा उनको मैं उसकी हक में दुआ करूंगा? कभी भी नहीं। जो दहशतगर्दी करेगा पाकिस्तान में मैं उसके साथ रहूंगा? नहीं। मगर क्या शॉर्ट टर्म में मैं अपने बच्चे और अपनी कौम को बचा सकूंगा, या मुझे इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए? दिस इज व्हाट खान इज सेइंग। ठीक। अच्छा, दूसरा आपने देखा होगा शेख साहब के गंडापुर तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना लेके चलते थे सारी चीज़ों को, विफाक को भी साथ रखना होता था। उन्होंने शुक्र है तुसी मीडिया ले उन्हें कह रहे हो, वरना जब वो उत्ते बैठा सी उदन तुसी जो कहते हो मीडिया ले मैनू भी याद है। लेकिन हार्डलाइनर ग्रुप जो होता है वो सख्त फैसले जब लेता है तो उसमें प्रायोरिटी फिर बड़ी चेंज हो जाती है कि बानी पीटीआई की रिहाई पे वो अगर फिक्स करेंगे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल सेकंड प्रायोरिटी पे फिर चले जाएंगे सर। वहाँ का जो आपने लोगों की वेलफेयर करनी है वो भी सेकंड, और खान साहब की जो रिहाई का मामला है वो तो एग्जैक्टली खान साहब का अपना एक फ्रेमवर्क है जिसमें वो सोच रहे हैं, खुद वो डिसीजन भी ले रहे हैं। मेरी गल सुनो, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਤਲੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
कोई जो बाहर उत्ते बह के तबसरे कर रहे की एतराज है। खान दा वोटर हो है ना, खान के वोट पड़ा है, वेलफेयर की वो जिम्मेदारी है उनकी, उस हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिनकी वेलफेयर है वो वोटर कहता है कि जाओ जी खान छुड़ाओ और एक करो सारा सिक्योरिटी के मामला ते फिर किसी बाहर इस्लामाबाद लाहौर बैठे हुए बंदे की तकलीफ है। ये हमें घर बैठ के नहीं, मुद्दा आपसे रोड मैप ही हम जान रहे हैं, तकलीफ किसी को नहीं है सर, आपका सियासी राइट भी है। रोड मैप तो सर चीफ ऑपोजिशन को जेल में भी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मेरी गल सुनो सर। पगड़ी खान साहब ने अब वो गंडापुर के सर से उठा के सुहेल अफरीदी के सर पे रख दी। जी राइट, ठीक है सर, रोड मैप भी वही देगा, स्ट्रैटेजी भी वही देगा, इधर से केपी को लीड भी वही करेगा। उन्होंने बैठ तो दो, वाई शुड आई मतलब लेट थिंग्स स्टे लाइक दिस। कुछ उस शरीफ आदमी का भी इस्तेकाक है ना, ये चीजें उसके बताने करने की है। पार्टी ने तो भी ये चीजों पे वो नहीं करना, क्योंकि ये चीजें उसके हवाले होगी, वो करेगा ना सर, एहतजाज का भी बताएगा। आपका पॉइंट बेसिकली मैं जो सर समझाऊं वो भी पॉलिटिकल इंटरकोर्स के जरिए ही कोई हल उसका निकालेंगे बेसिकली। सर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी पॉलिटिकल इंटरकोर्स से वो नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी जो थी वो इमरान खान साहब का फ्लोटेड आइडिया था। पहली, दूसरी, तीसरी नशस्त में हम सब बैठे एक नोटिफिकेशन मांग रहे थे रिगार्डिंग द जुडिशल कमीशन फॉर 9 मई एंड 26 अक्टूबर, बट नवंबर, अक्टूबर 4 और 26 का जो था और असीरान के हवाले से कोई नोटिफिकेशन ना कोई नहीं की था। दे केप्ट वेस्टिंग टाइम एंड देन वी ऑन खान्स ऑर्डर्स वी पुल्ड आउट ऑफ दोज नेगोशिएशंस। तो हमने तो हमेशा पहल कर दी है। अब ये कोई कह जी ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते बैठने, हालांकि हमारा क्लियर सांस था कि ऐसी नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी वाला नहीं भवांगे, सारे मैंडेट चोर। इसके बावजूद खान ने किया कि भाई क्योंकि इस कौम का एक लॉन्ग टर्म मफाद है, इससे बच्चों का मुस्तकबिल है, इदारों की और अवाम के दरमियान नई नफरत होनी चाहिए, तो मुकाओ, बैठो, कल करो। वो तो ऐसी दिता सी नेगोशिएशन कमेटी का कॉन्सेप्ट ही ऐसी दिता सी। सो कहने का मकसद ये है पॉलिटिकल इंटरकोर्स होना चाहिए, बट ऐसी जगह पे जहाँ 4.5 करोड़ के नुमाइंदे को बाहर बैठाया जाए और ना मिलने दिया जाए। 6 महीने अली अमीन को नहीं मिलने दिया जाए, कभी एक दफा 2 महीने बाद मिलने देते हैं, कभी 3 महीने बाद मिलने देते हैं, अब पार्टी के लोगों को खराब करते हैं। तो उसमें आप बताएं कैसे पॉलिटिकल वो हो सकता है? उसमें मुझे बताएं जरा, आप समझाएं। ओके, पॉलिटिकल तो बात होती है, बैठ के करने से लोगों को राइट दिया जाए। जब तुझे सानू साडा राइट देखो ना, एक 4.5 करोड़ का खैबर पख्तूनख्वा का, केपी का एक पख्तून, एक कबायली, एक चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तुसी अडियाला के सामने बार बहा छड़िया है। पहले तुसी डेरा इस्माइल खान दा, केपी दा एक सरदार, एक चीफ मिनिस्टर, इमरान खान दा जाला, तुसी उन्होंने उत्थे बाहर जलील करते रहे हो। फिर तुसी कहंदे हो साडा पॉलिटिकल डिस्कशन करो। कि तुसी बेवकूफ हो या लोगों को बेवकूफ समझते हो? व्हाट इज दिस? अच्छा, इसका फिर यही बात आपकी बात से समझ आई कि जब विफाक या गवर्नमेंट या ये पॉलिसी मेकर जो हैं वो आपको दीवार से लगाएंगे तो आपके पास फ़कत एक ही ऑप्शन बचेगा कि कोई एहतजाज की सूरत में वो निकले, या केपी जो है वो विफाक की तरफ फिर आए, लोग मार्च करें, कुछ इस तरह का सिनेरियो ही बनेगा जैसे आप फरमा भी रहे हैं और दीवार के साथ लगाया भी जा रहा है जैसे आप बता रहे थे अभी। बस ये सर वो दसेगा तो दीवार के साथ वो लगा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप चीज़ों को एनालिसिस को देख लें, बट उस पर रिएक्शन क्या होगा केपी का, ये तो केपी का चीफ मिनिस्टर या जुनैद अकबर साहब ही बताएंगे सर। पार्टी तो जब कोई इंस्ट्रक्शंस देगी, जब खान साहब की तरफ से कोई मरकज में इंस्ट्रक्शन आएंगी, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। केपी वाले अगर मुझसे मेरे भाई को शेयर करेंगे तो मैं बहसीयत सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब जी, बड़ी डिटेल से डिस्कशन कर रहे थे और उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि केपी के वज़ीर आला जो हैं मुमकिना तौर पर क्या क्या ऑप्शंस उनके पास हो सकती हैं और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल इंटरकोर्स के हवाले से जो बात उन्होंने की वो बड़ी वाज़ेह बात की। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इसी हवाले से बात करने के लिए एजाज चौधरी साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब वक्त तो ख़त्म हो गया, 48 घंटे की जो मुद्दत थी उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये तो कैलकुलेटेड मामला नहीं है, इसमें तो मामला और भी ख़राब होंगे और ये जंग बंदी ज़्यादा देर चलेगी नहीं, बेसिकली जो उन्होंने फरमाया। और दूसरा सर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेमोज लिखकर एजेंसीज देती हैं कि भाई टीटीपी वहाँ से मूव कर रही है और 200 से ज़ायद मेमोज हम उन्हें दे चुके हैं। फिर एम्बेसी अपने प्रोटेस्ट भेजती है, फॉरेन ऑफिस डिमार्च करता है, मिनिस्टर फिर विजिट करते हैं। ये आप इसका रन डाउन जिस मर्जी हिसाब से सेट कर लें, लेकिन तरीकाकार यही है। फिर बॉर्डर फ्लैग मीटिंग होती हैं आर्मीज़ की आपस में, और जेसीसी उन्हीं की सर बनी थी रिक्वेस्ट के ऊपर, जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। अब ये देखिए कि 200 से ज़ायद दफ़ा
फ्लैग मीटिंग हो चुकी हैं आर्मीज की, टीटीपी की, मूव करते ही 2021 के बाद जो ही वो मूव करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि भाई ये सूरत हाल है। दूसरा, 10 दफ़ा सर जेसीसी हो चुकी है, 800 से जायद मरतबा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट हम रिकॉर्ड सर करवा चुके हैं, 200 से जायद दफ़ा हमारी एजेंसी जो है सर वो मेमोज उन्हें भेज चुकी हैं कि आपकी जो सरजमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आप करवा रहे हैं। 180 से जायद दफ़ा सर फॉरेन ऑफिस डिमार्च कर चुका है और चीन 2021 के बाद 3 दफ़ा उन्हें सर टेबल टॉक पे बिठा चुका है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर 5 दफ़ा सर विजिट कर चुके हैं। कतर कोशिशें कर रहा है, सऊदी अरेबिया की कोशिशें आपके सामने हैं। चौधरी साहब, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूं कि आपका इस सारे सिनेरियो पे क्या आपका टेक है सर? ये मसला किधर जाएगा, कहां हल होगा जाके? ये तालिबान को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उन्होंने बंदूक के जोर पर काबुल जीता था 4 साल पहले। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने बिल्कुल बंदूक के जोर पर नहीं जीता था। वो एक तो अमेरिका खुद वापस जाना चाहता था और क्योंकि वो डिस्टेंट वॉर्स में नहीं शामिल होना चाहते थे, निकलना चाह रहे थे, और दूसरा पाकिस्तान की बड़ी मदद रही तालिबान को। अमेरिका हमसे खफा भी हो गया उस वजह से। अब उस गलत फहमी में ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के साथ भी वो बड़े यानी इसी किस्म का जोर लगा के बंदूक के जरिए ज्यादा कंसेशंस लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि ये गलत फहमी उनकी दूर होनी चाहिए और मेरा ख्याल में दूर हो रही है। पाकिस्तान ने इतने सब्र के बाद, और आपने उसकी सारी बड़ी ज़बरदस्त तफसीर भी बताई, इतने सब्र के बाद पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप बराए मेहरबानी टीटीपी को मदद करना बंद करें। जब से आप आए हैं काबुल में, हर आने वाला साल पाकिस्तान में ज़्यादा खून रेजी कर रहा है और पिछले साल तो तमाम हदें फलांग गई थी 2024 में। तो पाकिस्तान जब अपना ये एक्शन ले रहा है तो ये बहुत मजबूर होकर पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया है, वरना हम तो हमेशा ये चाहते थे कि भाई अफगानिस्तान पुरअमन हो ताकि वहां से दहशतगर्द हमारी तरफ ना आए। और ये चीज आए कि ये खुद उनको जगह दे रहे हैं और ऊपर से देखें ये इस्लाम का नाम लेते हैं और साथ में ये झूठ बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई टीटीपी नहीं है। सेटेलाइट इमेजेस हैं, पूरी तफसील मौजूद है कि आप टीटीपी को जगह दे रहे हैं और वो आ रही है। और अब तो एक और रेड लाइन क्रॉस कर दी इन्होंने, वो तो ये है कि इन्होंने अब हिंदुस्तान को बीच में शामिल किया ताकि एक 2 फ्रंट सिचुएशन हो। तो इससे बढ़कर तो दुश्मनी कोई नहीं हो सकती थी। वो कहते हैं ना कि जिस पे एहसान करो उसके यानी उससे जरा शर से महफूज रहो। हाँ। तो ये तकरीबन वही वाला मामला है कि हम इनकी वजह से 25 साल इतना बदनाम हुए और अब ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, जिसका हमें अफसोस भी है कि भाई ये किस किस्म के लोग थे। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ हमारी गलती थी कि हम भूल गए कि अफगानिस्तान की जो रियासत है उसने कभी भी पाकिस्तान को कबूल उस तरीके से नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान के इलाकों पर दावे रखे हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी अब मजबूरी हो गई थी कि अब हम इनको एक ऐसा मुल्क समझें जिनके साथ हमने इस तरह बर्ताव करना है कि भाई आप अपने मसाइल खुद हल करें। हमने बड़ी बार आपको बचाया, पहले सोवियत यूनियन से बचाया, पहले हमने या अमेरिका की ऑक्यूपेशन में आपकी मदद की, अब आप अपना मामला खुद हैंडल करें, हम अपना बॉर्डर महफूज करेंगे। और ये जितनी रायतें आपको दी हुई हैं तजारत की और दूसरी तीसरी, ये सब की सब जो है ना इसके ऊपर नजरसानी करना होगा। अच्छा चौधरी साहब, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में आपने सारा मुद्दा एक्सप्लेन किया है। मैं समझना सर आपसे ये चाह रहा हूँ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि अफगान हमारी शराइत जो है उस पर बातचीत अगर करना चाहता है तो हम तैयार हैं और ये गेंद जो है वो काबुल के कोर्ट में है, ये तो दुरुस्त उनकी बात है। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि इंसर्जेंसी जो होती है जिसमें गुरीला इंसर्जेंसी है वो तो उसमें तो कई दफ़ा अपर हैंड होता है क्योंकि आपने छुप के वार करना होता है, स्पॉन्सर टेररिज्म के जरिए करना होता है। लेकिन जब कन्वेंशनल वार आएगी तो पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा अपर हैंड है और वो तो पाकिस्तान ने करके भी उन्हें दिखाया है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये मामला फिर कहाँ आके रुकेगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट सारे इसमें इस्तेमाल हो चुके। अब उन्हीं की कॉल पर सीज फायर भी हुआ, 48 घंटे की मुद्दत भी गुजर गई। आपका इस पर क्या टेक है कि ये आपको लगता है कि फिर बात जंग की तरफ चले जाएगी, और अगर जंग की तरफ बात जाती है तो उससे क्या फिर बरामद होगा, इस पर भी गाइड कीजिए। ये रवायती जंग नहीं कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं कि शायद हम पाकिस्तान से कुछ ज्यादा रायत ले लें क्योंकि इनके पास वो पत्ता खेल रहे हैं टीटीपी वाला है कि ये हमारा खून बहाकर
ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अब इनके साथ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये बड़ी ही गलत फहमी है इनकी, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए पाकिस्तान तो पहले ही आपके साथ बहुत अच्छा था, तो मैं नहीं समझता कि ये उस जंग में, रवायती जंग में आएंगे। ये हाइब्रिड वॉर करते रहेंगे और इसका हल यही था कि भाई हम वो भी करें और साथ बातचीत भी रखें। बातचीत ज़रूरी रहनी चाहिए ताकि इनको ये पैगाम मिलता रहे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इसलिए एक तरफ तो दो तरफा बातचीत, दूसरा एक डिप्लोमेटिक हमें ब्रिज क्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे हमसाये, सारे ममालिक इनसे तंग आए हुए हैं। इन्होंने जो दोहा एग्रीमेंट 2020 का था अमेरिका के साथ, उसमें जो जो मामलात माने थे वो सब के सब इन्होंने वायलेट किए हैं। ना ये औरतों की इज्जत करते हैं, ना लड़कियों को पढ़ने देते हैं, ना औरतों को काम करने देते हैं। और फिर उसके बाद ये अपने दहशतगर्द तंजीमें इनके यहाँ बड़ी तेजी से जड़ पकड़ रही हैं। पूरा खिता अभी मॉस्को फॉर्मेट में चीन ने, रूस ने, ईरान ने और पाकिस्तान ने बेयक आवाज ये कहा था कि जनाब आपके यहाँ दहशतगर्द हैं, और ये कहते हैं हमारे यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। ये कहते हैं जी पाकिस्तान अपने मसाइल खुद हल करे। भाई आप वहाँ से लोगों को भेजें खून रेजी के लिए, पर हम खुद मसाइल हल करें। तो चुनाचे मैं समझता हूँ कि बातचीत का भी दबाव रखना चाहिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी दबाव रखना चाहिए और बॉर्डर के ऊपर भी रखना चाहिए। ये इस तरह सुलझेंगे नहीं। मैं खुद बहुत इस बात का हामी था कि जी तजारत के मामलात खुले रहें, और लेकिन मैं भी अपने, सच्ची बात है, मौक़िफ़ को पे नज़र सानी करने पे मजबूर हो गया हूँ। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारी जो रियायतें हमने दी हुई थी उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर कुछ लोग अभी भी हैं जिनका एक नरम गोशा इनके लिए, वो भी एक बहुत बड़ा फ्रंट है कि हमें एक नेशनल कंसेंसस, एक इत्तेफाक राय कौमी सतह पर बनाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई इनकी खून रेजी का सबसे ज़्यादा असर जो है वो KPK में और बलूचिस्तान में हो रहा है। खुदारा मिलकर इनको रोकें, और इनके लिए वो ट्रांजिट ट्रेड वाले फैसले भी बिल्कुल दुरुस्त किए। हम तो इस हद तक चले गए थे कि हिंदुस्तान के गुड्स इनको नहीं जाते थे, इनके गुड्स को हमने हिंदुस्तान जाने दिया। बहुत हमने रियायतें की हैं, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि इन लोगों ने एक ऐसा, क्या अंग्रेजी का लफ्ज़ है, बिट्रेल किया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान को अब समझ आ गई है, तमाम इदारों को समझ आ गई है, तमाम सियासतदानों को आ गई है, पाकिस्तान की आवाम को भी आ गई है। यहाँ एक इत्तेफाक राय हो जाए तो फिर मुझे यकीन है कि ये खुद बहुत सीधे हो जाएंगे और इस किस्म की हरकत करनी बंद करेंगे, अपनी गवर्नेंस पे काम करेंगे। चौधरी साहब, जिस आप हवाला भी दे रहे हैं, ईरान का भी आपने हवाला दिया, तो ईरान ने तो यहाँ तक इन्हें कहा, उसी मीटिंग्स में ईरान ने कहा कि चाबहार जब अटैक किया गया तो उसमें दहशतगर्दी के लिए 18 लोगों ने हमला किया और उसमें से 16 अफगानी थे। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो डाटा है वो कह रहा है कि अल-कायदा तो उधर है ही है, दहशतगर्दों की मौजूदगी के तो इंकिशाफ है ही है। तालिबान हुकूमत की जानिब से एक तो दहशतगर्दों को खुली छूट दी जाती है, दूसरा सर TTP के अंदर अब जो डाटा आ रहा है उसमें 80% अफगान उसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। फ़कत वो TTP ही नहीं रही, उसकी अम्ब्रेला के नीचे उसे जो ऑक्सीजन मिल रही है वो अफगान ब्लड की ऑक्सीजन साथ मिल रही है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब वो TTP नहीं रही, वो TTA और TTE का मजमुआ बन गया है, और इसीलिए मैंने कहा कि भाई हमें बॉर्डर मैनेजमेंट पे बड़ी तवज्जो देनी होगी। ये जो तोरखम और वो है चमन का बॉर्डर, इसके ऊपर पहले तो हम हर हाल में खुला रखना चाहते थे, लेकिन लगता है कि अब ऐसा मुमकिन शायद ना हो सके। तावक्ते कि ये खुद इन बातों पे मान ले हमारी बात। नंबर 1, 2 ही शर्तें हैं ना जी हमारी। एक ये कि आप वहां से दहशतगर्द मत भेजें, पाकिस्तान में खून बहाना बंद करें, और दूसरा ये कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये आप हमारे साथ गेम खेलना बंद कर दें। यही 2 हमारी शराइत हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान दबाव रखे तो ये शराइत मानेंगे। आप देखेंगे कि ये खुद चलकर आएंगे अपने कदमों में और पाकिस्तान को कहेंगे कि जनाब हमसे गलती होगी। मेरी ये बात मार्क कर लें, ये कहेंगे। उसकी वजह ये कि आपने पहले ही खुद ही सही बताया कि ये अब ये इंसर्जेंट ग्रुप नहीं है, अब ये एक हुकूमत चला रहे हैं वहाँ पे, और हमारा तो ख्याल था कि हम इनकी मदद कर रहे हैं कि चलो ये अमल लेकर आएंगे। लेकिन जाहिर बात है हमारी असेसमेंट, हमारा ख्याल गलत साबित हुआ। ये अभी भी एक हुकूमत नहीं बने, ये अभी भी इंसर्जेंट ग्रुप के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी ये सबूत आए हैं कि यहाँ दहशतगर्दी जड़ पकड़ रही है। ईरान भी तंग आया हुआ है, बल्कि वो तो सारे अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहा है। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट को मैंने खुद अपने कानों से सुना, वो तंग आए हुए थे यहाँ पे इनसे। इसी तरीके से उज़्बेकिस्तान वाले कहते हैं कि भाई ये
इस्लामिक मूवमेंट उज़्बेकिस्तान को इन्होंने जगह दी हुई है। चीन वाले कहते हैं कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वालों को जगह दी हुई है। ये कोई हम अकेले थोड़ी हैं, ये सब के सब इनके हाथों तंग आए हुए हैं। तो हिंदुस्तान को भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। मैं अभी एक हिंदू था, हाँ शायद दी हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जी इन दोनों के दरमियान क्यों गलतफहमी हुई। तो उसमें वो ये लिखते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इनको अपनी एक यानी तुफैली रियासत के तौर पर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि ये पुरअमन हो जाए ताकि हम भी पुरअमन हो जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनको वाकई हमें इनके अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। हम अपने मामलात हमारे बहुत बेहतर हो जाएंगे। बॉर्डर के ऊपर बहरहाल हमें अब वो सख्तियां करनी पड़ेंगी। हम जो इनको ट्रांजिट ट्रेड के राइट्स देते थे, अब जितना अगर सामान खुलता भी है, अभी तो बंद हो गई है, तो भी मैं समझता हूँ कि कस्टम ड्यूटीज वहीं पे ले लें इनके सारे सामान पे, ताकि ये जो करते थे ना स्मगलिंग हो जाती थी या यहीं पे डंप कर देते थे और हमारी इक्तिसाद को नुकसान पहुंचाते थे, वो भी बंद होना चाहिए सिलसिला। अच्छा शरीफ साहब, आखिरी सवाल, आपने कुछ दिन पहले फरमाया था कि इंडिया जो है वो दोबारा जारियत का मुजाहरा कर सकता है नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ। बिहार में चूंकि इलेक्शन भी हैं, फिर अफगानिस्तान वाला फ्रंट जो है, ये सारा बॉर्डर ये इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की जद में है, यहाँ पाकिस्तान को उलझाने की वो नाकाम अगर कोशिश कर रहे हैं। तो ये ग्रेट गेम आपको लग रहा है प्लान इंडिया और अफगानिस्तान जैसे मिलके ये स्पॉन्सर्ड सारा मामला करते हैं, बड़ा अरसा से कर रहे हैं, अब तो चीज़ें बहुत सारी खुल के सामने आ गई। इंडिया का जब से 7-0 स्कोर हमारी तरफ से हुआ और उनके जो तैयारे गिराए पाकिस्तान ने, उसके बाद तो इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात और सारे दुश्मन बड़े वाजे हो गए खुल के। कोई चाल ऐसी नहीं बची जो गुप्त हो, जो ऐसी हो कि बंदा सोचे कि ये चाल कौन चल गया। अब तो वाजे हो गया सारा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि अक्टूबर के महीने में हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के इलेक्शन जो बीजेपी के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अहम हैं, उसकी वजह से ये कुछ ना कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा शरारत करेंगे, कोई फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो किया वो एक नई चाल चली कि इन्होंने तालिबान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक फ्रंट खोल दिया। यानी किया कुछ जरूर है, लेकिन ये एक नई चाल उन्होंने चली है हिंदुस्तान ने। तो वो आपकी बात सही है कि ये एक हिंदुस्तान अपने लिए करेगा। वो सुर्खी उसको हुई है मई 2025 में, उसका उन्होंने बदला लेना है। लेकिन आपको गम नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान ने अगर हिंदुस्तान को इतनी बर्तरी के बावजूद, जो उनके पास अददी बर्तरी थी, उसके बावजूद अगर इनको मजा चखाया, तो ये अफगानिस्तान तो कोई चीज ही नहीं है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं तालिबान ने जो इस किस्म का काम किया है। ये इनको नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी हमें शर्त लगानी चाहिए कि जब तक कंधार से कोई वफद नहीं आता टॉप लेवल पे और हमें आके ये एश्योरेंसेस नहीं देता, अब ये काबिल एतबार भी नहीं रहे, अब झूठ बोलने लग गए और हम पे जो ऐसी एश्योरेंसेस दे रहे हैं जो सही नहीं है, जो उसको वायलेट करते हैं। सीज फायर भी ये शायद वायलेट करेंगे। हमें फौरन ही खबर आ गई थी कि ये सीज फायर वायलेट कर रहे हैं। तो चुनांचे आपकी बात बिल्कुल मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, सब कुछ सामने आ गया है, तो हमें उसी तरीके से इसको डील करना होगा। तालिबान को उनके अपने हुकूमत समझें, उनको समझें कि भाई आप वहाँ पे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आप अपने मुल्क में करें। हम तो आपको हुकूमत भी नहीं मानते। आजकल रिजीम का लफ्ज हम आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले अपने आप को सुधारें, तो फिर आए और मामला हमारे साथ। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब जी, बड़ी डिटेल से बड़ी ज़बरदस्त बात वो कर रहे थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी सर बिलावल साहब की भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उम्मीद की जा रही है कि एड्रेस होंगे। एग्जैक्टली क्या अब तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं, नॉर्मलाइज हो गया सब, या अभी भी आप समझते हैं कि बहुत सारे गिले शिकवे हैं आपके दिलों में जो किसी दिन भी बड़ा तूफान बन सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अहम इशू है आज के हालात के मुताबिक। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर इंतशार जो है वो अपने अरूज पर है और समझ से वालातर है कि हुक्मरान जमात जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ भी और उनके अगर आप रवैये देखें
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी तादी है, वो भी खुश नहीं है, ANP है वो भी खुश नहीं है, जमात इस्लामी है वो भी खुश नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो भी खुश नहीं है, TLP है वो भी सड़कों पे है, बाकी जितने भी मकातब फिक्र हैं या दीगर लोग हैं आप उनसे भी देख लें, ना काश्तकार खुश हैं ना ताजिर खुश है। तो समझ से बालातर है कि हुकूमत चाहती क्या है और करना क्या चाहती है। मुल्क को इतने बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं कि हमें खुद ये ख्याल आता है कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती अकेले में। और पता नहीं वो अब क्या समझ रहे हैं, अफगानिस्तान से हमारी लड़ाई है, हिंदुस्तान से हमारी लड़ाई है। अब अजीब सी सूरत हाल है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जहाँ तक बात है तो हमारे ज़ाती तो है कोई नहीं, हमारी तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है और इशू टू इशू हम उनके साथ चलेंगे। पंजाब के अंदर काश्तकार के साथ ज्यादती होगी, हम यकीनन बात करेंगे। निजकारी के मामलात आएंगे, हम यकीनन बात करेंगे। यहाँ के मजदूर, ताजिर, किसान, हारी, बुकला, तुलबा, इनके जो जिनके मसाइल होंगे हम जरूर बात करेंगे। और जब बात करते हैं तो वो उनको बड़ी बुरी लगती है, वो कहते हैं कि आप बात क्यों करते हैं। ऐसी चीजें हैं, उनमें तहफ़्फ़ुज़ात क्या दूर होने हैं। चेयरमैन साहब ने यकीनन जब सियासतदान मिलते हैं तो ये चीजें तो करते हैं, वो गिले शिकवे भी नहीं होते। शाह साहब, मैं आपकी बात से ये नतीजा लूं कि आपकी जो क़यादत है उसकी तरफ से आप जैसे जितने भी वर्कर्स हैं जिन्होंने अपनी जगह भी पॉलिटिक्स करके बनाई है, उनको इजाज़त ही नहीं फिर कि आप मुखालफत में बयानात भी दें। आपकी अपनी क़यादत जो है वो मेरा ख्याल आपको नो बॉल करवाने नहीं देती, क्योंकि कोलिशन पार्टनर भी हैं, गवर्नमेंट भी बनाई है, इकट्ठे चल भी रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं, PDM 1 भी फिर 2 भी। तो इसका मतलब कि एक वक्त के बाद आपको भी रोक दिया जाता है कि बस कर दें, बयानात भी बंद कर दें कम से कम। तो फिर ऑपोजिशन तो है नहीं फिर मुल्क में, जो ऑपोजिशन है वो फिर जेल में बैठी है। एग्जैक्टली ऐसी हरगिज नहीं है, ऐसी हरगिज सूरत हाल नहीं है। गुजारिश ये है कि जिस वक्त भी कोई मामलात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बड़ी विजनरी है। वो हालात और वाक़यात को देख रहे होते हैं कि क्या मुल्क को इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है, इत्तेहाद की है, आगे बढ़ने की है, इसमें अपने जो इश्यूज हैं लोकली उनको एड्रेस करने का टाइम है, या इंटरनेशनली जो हमें चैलेंजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप देखती है। बाकी क़यादतें मेरे ख्याल है इन चीज़ों का ख्याल नहीं करती। वो समझती हैं कि पॉलिटिकल जो माइलेज है वो मिलनी चाहिए, चाहे जिस सूरत भी मिले। तो हमें हमारी क़यादत ने कभी भी नहीं रोका कि आप इशू पे बात ना करें। हम पंजाब के पानी का मामला होगा हम जरूर बात करेंगे, पंजाब के काश्तकार का मामला होगा हम जरूर बात करेंगे, उस पर क़यादत हमें नहीं कहती। हाँ, वो तनकीद, वो जाती तनकीद, वो जाती फायदे, वो नुकसान की बातें, वो जो पावर शेयरिंग है, वो सिर्फ एक ढोंग होता है हुकूमत का। वो सिर्फ लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए कि ये बात अगर पावर शेयरिंग में जाएगी लोगों को पसंद नहीं आएगी, वो उस हद तक वो बात जरूर करते हैं। ठीक, अच्छा साहब, एक और मैं आप इसमें ये देखिए कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी बिलावल साहब की कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर वफाक में गवर्नमेंट बनाएं। इस मामले को लेकर बड़ी ले-दे भी हुई। फिर एक जरदारी साहब बयान दे बैठे इलेक्शन से पहले, 2024 से पहले। उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब ने उनसे राब्ता किया था, खुफिया राब्ता हुआ था, और उसमें कहा गया था कि हमारी हुकूमत बचाएं, क्योंकि अदम एतमाद जब वफाक में आई थी और इमरान खान की हुकूमत गिरी थी तो वो ब्रेन चाइल्ड आसिफ अली जरदारी साहब का था। तो 3 फरवरी को हमारी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई। तो उनसे हमने पूछा कि भाई आपने किया था इस तरह राब्ता जरदारी साहब से? तो उन्होंने कहा क़यामत भी आ जाए तो मैं जरदारी साहब से राब्ता नहीं करूंगा। तो पीपल्स पार्टी बेसिकली वफाक में ऑप्शन था कोई नहीं, फिर आपने इन्हीं के साथ ही बैठना था, PDM 1 और फिर PDM 2 की सूरत में। तो मैक्सिमम तो चॉइस है नहीं फिर आपके पास भी ऑपोजिशन करने की, क्योंकि सहारा वाहिद एक दूसरे के आप दोनों ही पार्टीज हैं। शायद इस पे एड्रेस कीजिएगा प्लीज, इस मुद्दे पे भी। नहीं, देखें, ये चीजें जो हैं ये कहने को होती हैं। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI को 24 के इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने का मशवरा दिया कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपसे लेते भी कुछ नहीं है, लेकिन आप हुकूमत बनाएं। तहरीक इंसाफ चूंकि इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिलीवर कर पाए,
वो जो मुजामत की सियासत है उसमें उन्होंने समझा कि हमारी पोजीशन बेहतर होगी, क्योंकि वो खुद इस खजाने को खाली करके गए हुए थे। उन्हें पता था कि ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं ली। अब जब उन्होंने देखा कि ये मामलात तो इन्होंने बड़े अच्छे कर लिए, बड़े बेहतर कर लिए इन दोनों ने मिलके, तो अब वो कुछ भी कह सकते हैं जी कि हम राब्ता करेंगे नहीं करेंगे। वो सबसे राब्ता करते हैं। उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कहा और जिस तरह से वो जलसों में उनका नाम लेके तज़हीक करते थे, वो सबने सुना। फिर वही थूक उन्होंने चाटी जब उनके दरवाजे पे गए, उनके घुटनों में बैठे। इसी परवेज इलाही को वो डाकू और चोर और लुटेरा कहते थे। फिर उसी परवेज इलाही के घर पे उन्होंने घुटने भी टेके, माफिया भी मांगी, उसको वजीर आला भी बनाया। किसका बताऊं, ये महमूद अचकजई साहब, इसको नकलें उतारा करते थे स्टेज पे खड़े होके खान साहब। फिर जब टाइम आया, जब जरूरत महसूस हुई, तो किस तरह से खान साहब ने अचकजई साहब को आज पार्लिमानी लीडर बना दिया, अपोजिशन लीडर बना दिया। तो ये उनका विजन ही कोई नहीं है, उनकी बात ही कोई नहीं। उनकी किस बात पे आप यकीन करते हैं? वो अगले पैर कोई बात करते हैं, पिछले पैर कोई बात करते हैं। किसी टाइम कहते थे कि ट्रंप जो है वो आएगा और वो तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर लेगा और अमेरिका के अंदर भी तहरीके इंसाफ की हुकूमत होगी और पाकिस्तान में इमरान खान आज़ाद होंगे। और फिर जब ट्रंप ने आके तारीफें शुरू की फील्ड मार्शल साहब की, पीएम साहब की, तो उस टाइम उन्होंने ट्रंप को गालियां देनी शुरू कर दी। किसी वक्त वो अगर इंग्लैंड में इलेक्शन होता है तो वहां पे पाकिस्तानी और मुस्लिम सादिक का हिमायत नहीं करते, अपने साले यहूदी एक की हिमायत करते हैं। और फिर कमाल की बात है कि उसको सादिक और अमीन का ठीक। अच्छा शाह साहब, अगर मरियम बीबी कहती हैं कि मेरा पंजाब है, मेरी नहरें हैं और मेरा पंजाब है, मेरा पैसा है, मैं उसे BISP के जरिए क्यों फंड करूं लोगों को? वो सिर्फ 10,000 रुपया होता है, हमने लोगों को ज़्यादा अकोमोडेट करना है, लाखों रुपया खर्च उन पे करना है, करोड़ों रुपया उन पे खर्च करना है। तो इस तरह के मुद्दों पे आपको क्या भला इतराज़ हो सकता है? अच्छा है लोगों पे लग रहा है पैसा। नहीं, हमें लोगों पे लगने का कोई एतराज नहीं है। उसने दुआनी नहीं देनी किसी को, कहने की बात है। कौन सी नहर है जो उसकी है? कौन सा पंजाब है जो उसका है? लाहौर में अपना रिजल्ट तो देखें, खुद पंजाब का पता चल जाएगा। एक बात कर देनी जी, मेरा पंजाब मेरा भी है, मैं भी इसी धरती का बेटा हूं। किस तरह सारा पंजाब उसका हो गया? पंजाब में हम सीटें जीतते हैं यार। आज भी पंजाब असेंबली के अंदर हमारी 16 सीटें हैं, तो जीत के बैठे हैं ना। सिंध में तो उसकी एक सीट भी नहीं है, काउंसलर नहीं है कोई उसका। कैसे वो पंजाब के सारे वसाइल की मालिक बन गई? कतन भी इस तरह नहीं हो सकता कि वो उनका जो जी चाहे। ये जमहूरियत है, इसमें कतन शहनशाह नहीं है कि कोई कहे जी पंजाब भी मेरा, पानी भी मेरा, फसलें भी मेरी, सारी चीजें मेरी। ठीक है, आप अमीर आदमी होंगे, खरीद सकते हैं, एक हद तक खरीद सकते हैं ना, एक मिल लगा सकते हैं, 2 मिल लगा सकते हैं। आप सारा पंजाब खरीद तो नहीं सकते। बहुत शुक्रिया हसन मुर्जा साहब जी, पीपल्स पार्टी के सीनियर नाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। फ़ात शहबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।